अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बटर स्कॉच भी बनाना सिखाऊंगी जो कि घर के ही इंग्रेडिएंट से बनेगा, बहुत ही सस्ता बनेगा, ठीक है, और बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनेगा। घर का ही मक्खन यूज़ करूँगी, चीनी और दूध। मक्खन को किस तरीके से बनाते हैं, इसको कैसे इसमें से लस्सी निकालते हैं, पानी निकालते हैं, इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए हुए हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसी से मैं बटर स्कॉच केक भी बनाऊंगी, जिसको हम कैरामल भी कहते हैं, बटर स्कॉच, ये एक ही चीज़ के दो नाम है। बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही सस्ता सा केक बनेगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बिना देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। चीनी मैंने ली है 150 ग्राम, ठीक है, और वो दानेदार चीनी ली है। और मक्खन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा घर का ही मक्खन है। इसमें से लस्सी और पानी दोनों निकला हुआ है, और उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फ्रिज में तो ये हार्ड हो जाता है। ये मैंने लिया है 60 ग्राम, ठीक है। और इसी में मैंने एक पिंच नमक भी डाला था, लेकिन वो पार्ट मैं स्किप कर गई हूँ, वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट मिल्क, तकरीबन 50 ग्राम आपने लेना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलते हैं अब इसकी प्रोसेस की तरफ। पैन मैंने ले लिया है, और मैंने थोड़ा खुला पैन लिया है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से कैरामलाइज होके अच्छी तरीके से हमारा सॉस बने। तो मैंने खुला पैन लिया है, इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल मध्यम रखना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, मध्यम आंच पे रखना है। और स्पैचुला से मैंने सारी चीनी को फैला दिया है, और अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है, जब तक कि ये हल्की हल्की सी कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये हल्की हल्की सी कैरामलाइज्ड हो रही है, लेकिन अभी मैंने मिक्सिंग नहीं की। थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो और कैरामलाइज होने लग गई। अभी भी मैंने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाया, लेकिन अब मैं इस पैन को हिलाऊंगी ताकि ये हमारा जो कैरामलाइज हो रही है चीनी वो जले नहीं। अच्छा जी, अब थोड़ी देर बाद मैंने और देखा है कि ये मज़ीद कैरामलाइज हो रही है, तो अब मैंने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। जो नीचे वाली चीनी कैरामलाइज हो गई है, अब ऊपर वाली जो रह गई थी, तो अब हम ऐसे ही मिक्स कर करके इसको चम्मच हिला हिला के पूरी चीनी को कैरामलाइज कर देना है। इसलिए हम इस सॉस को बटर स्कॉच सॉस भी कहते हैं और कैरामल सॉस भी कहते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ के दो नाम हैं। अब मैंने इसको प्रॉपरली मिक्सिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो आपने आंच स्लो ही रखना है चूल्हे का, आपने आंच तेज़ नहीं करनी, ठीक है। जब तक सारी की सारी चीनी अच्छे तरीके से कैरामलाइज नहीं हो जाती, तब तक हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ कि दम वाली फ्लेम पे ही मैंने इसको अच्छे तरीके से कैरामलाइज किया है, ठीक है। तो बस अब हम इसका वेट करते हैं कि पूरी की पूरी चीनी जो है वो अच्छी तरीके से कैरामलाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम मेंशन करें, और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, हमारी जो चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पे कैरामलाइज्ड हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मक्खन, जो कि घर वाला ही मक्खन है, 60 ग्राम के बराबर सारा का सारा मक्खन इसमें ऐड कर दूँगी। और फ्लेम अभी भी उतना ही है, फ्लेम उतना ही रखना है, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे, इसको फ़ौरन से हमने मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो चीनी और मक्खन है वो आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए। और इसको मैं हल्का सा मैं चूल्हे से हटा दूँगी, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने कहा ये ना हो जल जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए कि जब आपको लगे कि ये कैरामलाइज़ बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे से भी इसको दूर कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे मिल्क 80 ग्राम ले लिया था, जो कि ज़्यादा था। आप लोगों ने फुल फैट मिल्क लेना है और 50 ग्राम के बराबर लेना है। अच्छा जी, मैंने ज़्यादा मिल्क लिया था, तो इसकी वजह से मुझे इसको ज़्यादा देर पकाना पड़ गया है, क्योंकि ये लिक्विड ज़्यादा हो गया है, ठीक है। वैसे जो बटर स्कॉच बनता है वो हैवी क्रीम के साथ, यानी कि जो टेट्रा पैक क्रीम होती है उससे बनता है, लेकिन मिल्क से भी बहुत अच्छा बनता है। ये मैं आपको इसलिए मिल्क से बता रही हूँ कि हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सके, या उनको ऐसे कस्टमर्स नहीं मिलते जो इस तरीके से उनको अच्छे तरीके से पे कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी शॉर्टकट से भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आप लोग पहले ये चीज़ अपने लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने कस्टमर को दीजिएगा। मैंने ये जो केक बनाया है
ये मैंने अपने फादर के ऑफ़िस में भिजवाया था और उन सबको बहुत पसंद आया और उन्होंने जो फ़र्स्ट टाइम खाया तो उनको बड़ा ही पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे बातों-बातों में ये कैरेमल जो है वो मज़ीद थिक होती जा रही है और उसको हमने अच्छे तरीके से ही कुक करना है लेकिन लो फ्लेम पर, ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक आई है या नहीं आई, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कोई भी आप लोगों ने एक छोटी सी प्लेट ले लेनी है। यहाँ पे मैंने सॉसर ले ली है और उस पे मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं ये अपने बटर स्कॉच के और फिर मैं इस प्लेट को टिल्ट करूँगी। तो ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी रनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर मज़ीद कुक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद जो है अब इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे सूप की होती है वैसी ही होगी। और इसको मैं एक दफ़ा फिर से चेक करूँगी और अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी सी देर के लिए हवा दूँगी, यानी कि 30 से 35 सेकंड के लिए मैं इसको फ़ैन के नीचे रखूँगी और फिर मैं इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, ये अब तकरीबन रेडी है और इसको इतना ही आप लोगों ने थिक करना है, ठीक है जी। अब ये जो मैंने ड्रॉप डाले थे इस प्लेट पे, तो ये देखिए 30 सेकंड्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अब बहुत हल्का सा बह रहा है। तो ये अब हमारा कैरामल सॉस या बटर स्कॉच सॉस ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने इस पॉइंट पे आके चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं इसकी मिक्सिंग थोड़ी देर के लिए करती रहूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी हीट होती है और ये कैरामल सॉस या बटर स्कॉच सॉस बहुत देर से ठंडा होता है, टाइम लेता है। तो इसलिए आपने शुरू में चम्मच से इसको हिला हिला के ठंडा कर लेना है क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से मिक्सिंग करते रहना है और फिर इसके बाद आपने इसको जो है ना फ़ैन के नीचे रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के बाद की। ये आधा घंटा पंखे के नीचे रहा है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रहा, पंखे के नीचे रहा है और ये अभी भी गर्म है, ठीक है। अब ये बहुत हल्का गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अगर ये मैं फुल ठंडा करती तो ये बोल में इस तरीके से ईज़िली ट्रांसफ़र ना होता। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, जब ये हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। या अगर आप लोग इसको प्रिज़र्व करना चाह रहे हैं तो उसको आप ग्लास वाले जार में प्रिज़र्व कर लीजिएगा या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल लीजिएगा, लेकिन तब जब ये हल्का सा ठंडा होगा। अभी ये हल्का सा गर्म है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में क्योंकि मुझे तो केक बनाना था। और अब देखें मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको चेक किया है फ्रिज में रखने के बाद। अब इसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको कम से कम 2 घंटे पंखे के नीचे रखना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया है बटर स्कॉच सॉस रेडी हो गया है, या इसको हम कैरामल सॉस भी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है स्पंज। अब मैंने जहाँ पे भिजवाना था वहाँ पे पार्टी थी और वहाँ पे 10 to 12 मेंबर्स थे। तो मुझे स्क्वायर केक बनाना अच्छा लगता है इस सिलसिले में कि भाई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी परफेक्ट सी होती है, स्लाइसेस बड़े इजी और बराबर से निकलते हैं। किसी को ये नहीं लगता भाई हमारे पास ज़्यादा है या उसके पास कम है ठीक है। तो मैंने 3 पाउंड का जो है वो वनीला स्पंज बनाया था, लेकिन इस स्पंज में मैंने बटर एसेंस ऐड किया था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था बटर एसेंस की वजह से, ठीक है। ये मैंने 9 इंच के पैन में बेक किया था 6 एग्स की रेसिपी के साथ और ये बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब बस मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग बस मैं इसकी सिर्फ एक दफ़ा ही करूँगी, यानी इसके 2 लेयर्स ही बनाऊँगी। 3 लेयर्स भी बन जाती, लेकिन वो बहुत पतले पतले स्लाइसिस हो जाते, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता पतले पतले स्लाइसिस हों, ठीक है जी। स्पंज अच्छा खासा होना चाहिए और ये बहुत सॉफ्ट बना था। मुझे लग रहा था कि बस ये अभी गया तो अभी गया, टूट गया ना। बस मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकती कि कितना सॉफ्ट है, आप लोग खुद ही देख लें। अच्छा जी, अब मैंने जो इसका शुगर सिरप प्रिपेयर किया है, पानी में मैंने बहुत थोड़ी सी चीनी ऐड की है और थोड़ा सा मैंने बटर स्कॉच सॉस भी ऐड कर दिया है, ठीक है। उससे ये है कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाता है और बस सिंपल सा मैंने इसको मॉइस्ट कर लिया है स्पंज को। और यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ कि ये बटर स्कॉच अब और भी ज़्यादा थिक हो चुका है,
अच्छा जी, यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कैसे करते हैं गर्मियों में, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है, ठीक है, और मैंने क्रीम को हार्ड व्हिप ही किया है और तकरीबन मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं बटर स्कॉच, ठीक है। और क्रीम जो है मेरे पास है 150 ग्राम और अब मैंने इसको व्हिप किया है। अच्छा, मैंने इसकी मिक्सिंग पाइपिंग बैग से नहीं की, सॉरी स्पैचुला से नहीं की, बल्कि मैंने बीटर मशीन चला लिया था। तो कैरामल जो है हमारा बटर स्कॉच है वो मैंने क्रीम में मिक्स कर लिया था। और अब इस क्रीम का जो आप लोग कलर भी देख रहे हैं बिल्कुल लाइटिश ब्राउन सा है। अच्छा जी, स्पंज पर भी मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड किया है ताकि बड़ा ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और बस फिर मैंने ये बटर स्कॉच क्रीम लगाई, क्रीम को स्प्रेड किया, तो इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा से बटर स्कॉच लगा दिया, ये सॉस लगा दी ताकि टेस्ट जो है वो बड़ा ही फ्लेवरफुल सा हो। और जो बॉटम लेयर होती है वो मैं हमेशा टॉप पे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका स्पंज आड़ा टेढ़ा हो जाता है फ्रॉस्टिंग के वक्त या असेंबलिंग की स्टैकिंग के वक्त, तो आप लोग उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये स्पंज जब हम स्पंज को मॉइस्ट करते हैं और क्रीम लगाते हैं तो वो स्पंज कहीं से ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने क्या करना है कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये स्पंज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, यानी कि लेवल नहीं है, वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। और ये कटिंग बिल्कुल हल्की हल्की सी जाएगी, इससे केक के वेट पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर बटर स्कॉच काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, ठीक है जी। अब मैं इसकी कर लूँगी क्रम कोटिंग। और क्रम कोटिंग में आपको ये भी बता दूँ कि स्क्वायर केक में क्रम कोटिंग में क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा लगती है क्योंकि इससे इसके शार्प एजेस भी बनते हैं और इसकी फ्रॉस्टिंग बड़ी अच्छी होती है। और स्क्वायर केक में थोड़ी सी क्रीम इसलिए भी ज़्यादा जाती है कि इसके एजेस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कर दी है क्रम कोटिंग और इसके बाद मैंने स्क्रैपर से इसको स्मूथ किया है ताकि इसके एजेस जो हैं वो शार्प बने। लेकिन जब मैंने स्क्रैपर चलाया तो ये स्पंज मुझे कहीं से बड़ा कहीं से टेढ़ा लग रहा था, तो बस मैंने वहाँ से इसकी कटिंग कर ली है, स्पंज की कटिंग कर ली है ताकि जब मैं इसका फाइनल काम करूं तो वो बड़ा नीट आए। एक पार्टी में जाना था तो वैसे भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऑर्डर वर्क हो या किसी को गिफ्ट करना हो तो बड़ा अच्छा सा केक बनाऊं। हाँ, घर के केक की और बात होती है, बंदा इतना नीटनेस पे काम नहीं करता, तो इसलिए मैंने ख़ुद ही ये सिलेक्ट किया था ऐसा केक ताकि मैं भी आपको बता सकूं कि अगर हमें लग रहा होता है कि भाई स्पंज कहीं से आड़ा टेढ़ा है तो आप लोग उसको कटिंग कर लिया करें, ठीक है। अगर आप लोग कटिंग नहीं करेंगे तो आप लोग उसको क्रीम से सेट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसके कोने निकल आएंगे, जिसकी वजह से बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि कहीं से केक दिख रहा है, कहीं से क्रीम ज़्यादा हो गई है, तो वो केक में नीटनेस नहीं आती, वो बात नहीं आती, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि केक में नीटनेस आए तो आप लोग हल्की हल्की से स्पंज की कटिंग कर लिया करें, ठीक है जी। और जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर ली थी तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये मैं रात के वक्त बना रही थी तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ्रिज में नहीं रख सकती थी, तो इसलिए फिर मैंने 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग की है और फाइनल फ्रॉस्टिंग में भी मैंने तकरीबन 130 ग्राम क्रीम ली थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने ऐसे ही बटर स्कॉच सॉस ऐड किया था और इसको मिक्स कर लिया था बीटर मशीन से ही, और इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करके इसके शार्प एजेस भी बना लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वही बटर स्कॉच मैंने पाइपिंग बैग में डाला और जैसे हम पाइपिंग बैग से राइटिंग करते हैं उतना ही मैंने इसको छोटा सा कट लगाया और इस तरीके से मैं इस पर लाइनिंग लगा रही हूँ, यानी कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही सोबर सा मैं एक डिज़ाइन रखना चाह रही थी, कोई मैं ऐसे बेल बूटे नहीं बनाना चाह रही थी, ठीक है। तो बस सिंपल इस तरीके से आप लोग भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं घर के लिए तो ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करें, या अगर आपको इससे भी अच्छी डिज़ाइनिंग आती है तो वो तो और ही मज़े की बात हो जाएगी, ठीक है जी। सारी की सारी यहाँ पे लाइनिंग लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, टूथपिक की मदद से इसके ऊपर जो है ना वो मैं जिग जैग का निशान लगा लूँगी, ठीक है। टूथपिक का जो वो नोकीला हिस्सा होता है ना उसकी मदद से, ठीक है जी।
तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को कुछ सीखने का मिला तो कैसा लगा, और इस रेसिपी को और इस केक को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा। अच्छा, आप लोग 2 पाउंड का स्पंज ले लें, जिसकी मैंने रेसिपी आपको सिखाई हुई है, वनीला वेलवेट स्पंज। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस रेसिपी को फॉलो करके आप बेशक राउंड में बना लें, या आप स्क्वायर में बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर में बना लें, 7 या 8 इंच पैन में, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे को फॉलो करें, और अगर आपके पास वनीला एसेंस के अलावा बटर एसेंस है तो वो ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टार नोज़ल से बस हल्का हल्का सा मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसकी ड्रिपिंग की भी बता दूँ। बॉर्डर करने के बाद मैं इस पर ड्रिप्स लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रिपिंग के बारे में बता दूँ। जब हम कैरामल सॉस की या बटर स्कॉच सॉस की ड्रिपिंग करते हैं, आपने ड्रिपिंग उस टाइम करनी है जब आपने केक को डिलीवर करना हो या आपसे कस्टमर लेने आए हुए हों, ठीक है। अच्छा, ड्रिपिंग आपने एंड टाइम पे इसलिए करनी है कि ये जो बटर स्कॉच सॉस है या कैरामल सॉस है, ये थोड़ा सा रनी होता है। जैसे हम गनाश की करते हैं, स्टेबल हो जाती हैं, वो अपनी जगह पे स्टिक हो जाती हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहती। ये ऐसी ही थोड़ी सी लिक्विडी होती है और थोड़ी सी रनी होती है। और आपने ड्रॉपिंग में जो है इसकी ड्रिपिंग करनी है, यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपने बटर स्कॉच सॉस ऐड करना है ड्रिपिंग में, बहुत ही कम, क्योंकि इन्होंने नीचे तक खुद ही बह जाना है। अगर हाइटेड है तो भी आप लोगों ने कम ही ड्रॉपिंग करनी है। और मेरा तो बिल्कुल फ्लैट केक था, तो मैंने बहुत थोड़े थोड़े से बिल्कुल एक एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप डाला है। उसके बाद ये खुद ही सेट हो गया। और आपने केक बोर्ड भी बड़ा लेना है, क्योंकि अगर वो ड्रिपिंग आप लोग कर रहे हैं तो वो ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे तक बह के जाएंगे, तो वो फिर बोर्ड पर ही सेट हो जाएंगे। मेरा बोर्ड छोटा था, उस हिसाब से फिर मैंने ड्रिपिंग भी बहुत कम की है कि वो बोर्ड पर जाकर ही सेट हो गई थी बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिक्विडी होता है, थोड़ा सा सॉसी फॉर्म में होता है, तो इसलिए आपने ड्रिपिंग में ख्याल रखना है, ठीक है। ये होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो बस आप लोगों ने ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।